तो दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 11 जो है केमिस्ट्री का, क्लास 11th का, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमने ग्रुप 13 एलिमेंट्स यानी जो बोरॉन फैमिली है उसके नोट्स कवर किए थे, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो कि है कार्बन फैमिली उसके नोट्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये जो मैंने ये PDF तैयार किया है, इसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आके इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप 14 में देखिए टोटल 6 एलिमेंट्स है। पहला है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन, फिर लेड और फिर फ्लेरोवियम। ठीक है, इनके सिंबल देख लीजिए, एटॉमिक नंबर देख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2Np2। ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। और जो हमने बोरन फैमिली पढ़ा था उनका क्या था, NH2Np1। ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हमने नोट्स बना रखे हैं, पूरा NCERT पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको पता होगा कार्बन इज़ द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, बाय मास। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। और जब ये कंबाइंड स्टेट में होता है तो मेटल, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और जो कि अलग कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और जो कार्बन है नेचुरली जो अकर होता है उसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 13। इसके अलावा तीसरा भी है कार्बन 14। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5770 ईयर्स है एंड यूज्ड फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, सिलिकॉन जो है कार्बन के बाद सेकंड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, और ये दोनों ही किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 14 में। ठीक है, दोनों ही टेट्रावैलेंट है, ये भी आपको पता होगा। और ये नेचर में सिलिका और सिलिकेट्स इन दोनों की फॉर्म में पाया जाता है। और जो सिलिकॉन है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेरामिक्स के लिए, ग्लास और सीमेंट के लिए। फिर आता है जर्मेनियम, जो है ट्रेसिस में एग्जिस्ट करते हैं ओनली। ठीक है, उसके ट्रेसिस पाए जाते हैं ओनली। टीन जो है वो मेनली किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कैसीट्राइट, SnO2। और लीड जो है वो गैलेना, PbS की फॉर्म में पाया जाता है। फ्लेरोवियम जो है वो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और जिसको सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किया जाता है। और जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, उनका यूज़ कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये आपका जनरल यूज़ है, इन सब के जो एलिमेंट्स हैं इन सब का पता होना चाहिए। और जो फ्लेरोवियम है वो ओनली स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर किया जाता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी बहुत छोटी सी है, इसलिए जो इसकी केमिस्ट्री है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी तक पता नहीं चल पाई है। ठीक है, क्योंकि स्टडी करने का टाइम ही नहीं, इसकी जो लाइफ है बहुत कम है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 और +2। तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और जैसे जैसे हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ जाते हैं हम जर्मेनियम से जब हम जाते हैं नीचे की तरफ, टीन, फिर लेड, इन सब की तरफ, तो क्या जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जर्मेनियम जो है स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्म करता है ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बहुत कम ही जो कंपाउंड्स है जर्मेनियम के वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो टीन जो है वो कंपाउंड किस में फॉर्म करता है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, +2 में भी। +2 में जो होता है टीन वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अब आता है लीड कंपाउंड्स। लीड कंपाउंड्स जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं। और जो टेट्रावैलेंट स्टेट होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के अराउंड, यानी कि जो कार्बन है उसके अलावा जो है वो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। तो कार्बन जो है इसकी कोवलेंस 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जो बाकी एलिमेंट है ग्रुप के
उनकी कोवलेंस जो होती है 4 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो कार्बन है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स है वो नहीं है, बाकी जो हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनके जो हैलाइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, और इनके पास टेंडेंसी आ जाती है क्या करने की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम डोनर स्पीशीज़। डोनर स्पीशीज़ क्या होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ दिया है SiF6 2-, GeCl6 2-, SnO6 2-, ठीक है, वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3d2। फिर आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जितने भी मेंबर है ग्रुप 14 के, वो जब ऑक्सीजन में उनको हीट किया जाता है तो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। 2 तरह के होते हैं मेनली, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला MO और MO2 होता है। M क्या है, मेटल है, या फिर आप एलिमेंट बोल दीजिए, M की जगह आप इन ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। SiO है जो सिलिकॉन ऑक्साइड, वो ओनली हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड है उनसे, ठीक है, यानी जो +4 वाले हैं वो ज़्यादा एसिडिक होंगे +2 वालों से। जो डाइऑक्साइड्स हैं CO2, SiO2, GeO2, ये सब क्या हैं, एसिडिक। उसके अलावा जो SnO2 और PbO2 है ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मोनोऑक्साइड में बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है न्यूट्रल है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, और बाकी, ठीक है, बाकी उसके अलावा जो है लीड और टीन के ऑक्साइड है मोनोऑक्साइड, वो एम्फोटेरिक हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर में रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये वाटर से अफेक्टेड नहीं होते, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करते। टीन जो है स्टीम के साथ डिकम्पोज हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस। यहाँ रिएक्शन दे रखी है टीन, और जब वाटर, स्टीम वाटर की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, टीन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। लेड जो है Pb वो अनअफेक्टेड है वाटर से, क्योंकि जो उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिर आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। जो एलिमेंट्स है ग्रुप 14 के वो हेलाइड्स फॉर्म करते हैं MX2 और MX4 फॉर्मूले के, और जो X है वो क्या है, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, सॉरी जो X हैं वो हैं हेलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। कार्बन के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ अंडर सूटेबल कंडीशन टू मेक हेलाइड्स, ठीक है। और जितने भी MX4 वाले कंपाउंड होते हैं वो जनरली कोवेलेंट होते हैं, और जो सेंट्रल एटम है इन सब हेलाइड्स में वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है उनका वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है SnF4 एंड PbF4, यानी जो लेड और टीन के जो हैं वो क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, और जो PbI4 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये आप बस पढ़ेंगे बुक में तो आपको इसे पॉइंट्स मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने वही वही लिखे हैं, ठीक है। हैवियर मेंबर्स जर्मेनियम टू लेड आर एबल टू मेक हेलाइड्स। जो हैवियर एलिमेंट्स है वो हेलाइड्स फॉर्म करते हैं किस फॉर्मूले के, MX2 के, ठीक है। और जो डाई हेलाइड्स की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, यानी कार्बन से जर्मेनियम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होती है, ठीक है। थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो GeX4 जो है मोर स्टेबल है GeX2, ठीक है, और जबकि PbX2 जो है वो मोर स्टेबल है PbX4 से, ठीक है। ये 2 कंपाउंड्स हैं जर्मेनियम के और लेड के, और बताया गया कि दोनों में किस तरह का डिफरेंस है। एक्सेप्ट CCl4 अदर जो टेट्राक्लोराइड्स है वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम के वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है उससे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, d ऑर्बिटल में। और हाइड्रोलाइज का तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोलाइसिस का देखिए एग्जांपल यहाँ दे रखा है सिलिकिक एसिड का, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप। फिर आता है इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन आपको पता होगा इतना एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, ये आप पढ़ चुके हैं 10th में भी। कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कैटिनेशन आता है, टेट्रावैलेंसी आती है, और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। कार्बन जो है उसके ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफ़र क्यों करता है,
क्योंकि उसका स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, और डी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। कार्बन की मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कोवेलेंस क्या है 4, ठीक है, और जो बाकी मेंबर्स है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसमें डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंट है और बाकी सब में प्रेजेंट है। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी क्या है कि वो पी ऑर्बिटल के पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है खुद के एटम से, ठीक है, और दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है जो स्मॉल साइज के हों और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों। जैसे एग्जांपल दे रखा है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ और नाइट्रोजन के साथ। जो हैवियर एलिमेंट्स है वो ये बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करते, क्योंकि जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, और जो डिफ्यूज हो जाते हैं तो इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। कार्बन एटम जो होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट्स बॉन्ड की बॉन्ड्स बनाए, किसके थ्रू, चेन्स और रिंग के थ्रू। ये जो प्रॉपर्टी है इसे कैटिनेशन कहते हैं, क्योंकि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन की यूनिकनेस की एक ये प्रॉपर्टी भी है कैटिनेशन, कि वो कार्बन एटम के पास ये एबिलिटी है कि वो अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरीके का, चेन की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसी को कैटिनेशन कहते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज। इससे क्या होता है कि टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होती है। और ये क्यों होता है, बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या है, कार्बन, फिर सिलिकॉन सबसे ज़्यादा देख लीजिए कार्बन में है, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम, और उसके बराबर लगभग किसमें है, टीन में, ठीक है। लीड जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता। प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन और पी पाई के जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो कार्बन है इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। अब आपको पता होगा कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, पहला होता है डायमंड, फिर ग्रेफाइट, और एक थर्ड अभी डिस्कवर हुआ था वो होता है फुलरीन्स, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन जो है एलोट्रोपिक फॉर्म में भी पाया जाता है, इसके अलावा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन के सबको आपको पता होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, 2 एलोट्रोप्स। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है फुलरीन, वो किसने डिस्कवर किया था, H.W. क्रोटो ने, ई स्मॉली एंड R.F. कर्ल, इन तीनों ने मिलकर किया था। इनके लिए फुलरीन की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ 1996 में, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट, पहला मतलब आप आते हैं एक एक करके, हम डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन इन तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो डायमंड का आपको पता होगा क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो शेप होता है बहुत हार्ड होता है, इसीलिए जो डायमंड है इसको अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन लैटिस जो होता है एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखते हैं, डायमंड में क्या होता है कि जितने भी कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और जो 4 अदर कार्बन एटम से लिंक होते हैं, ठीक है। और किस तरह का शेप होता है, टेट्राहेड्रल। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 154 पिकोमीटर इसमें। और जो स्ट्रक्चर है ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, एकदम 3D रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कार्बन एटम्स का, इसलिए जो है डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसको बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, इसके बीच जो बॉन्डिंग है, इसलिए डायमंड को जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ माना गया है। इसका आपको NCERT में बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर मिल जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन इन सब का, तब वहाँ उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बहुत हार्डेस्ट होता है। और डायमंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, शार्प करने में हार्ड टूल्स को, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, मेकिंग डाइज में, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। आपको पता होगा जो डायमंड का छोटा सा होता है एक पेंसिल की तरह, उसके नीचे लगा होता है, जिससे क्या होता है, शीशे को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसलिए बाकी चीज़ों को ब्रेक करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट, फिर ग्रेफाइट का कैसे स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर्स जो होते हैं वो किस फोर्स से हेल्ड होते हैं, वैंडरवाल्स फोर्स से, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर होता है। जो सारी लेयर है वो किसकी बनी होती है, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन आइटम्स, यानी जो कार्बन आइटम्स है वो हेक्सागन की फॉर्म में लेयर बनाते हैं, ठीक है। इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है,
141.5 पिकोमीटर। और जो हेक्सागोनल रिंग है उसमें जो हर कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और 3 यानी कि 3 जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ बनाता है। और जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन उस वाले बॉन्ड में, वो क्या फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। ठीक है, अचल होते हैं, मोबाइल यानी अचल, उनकी पोजीशन जो फिक्स होती है। इसलिए आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका यही रीज़न है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेयर की फॉर्म में होते हैं, हर तरफ लोकलाइज्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल भी होते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली कंडक्ट करते हैं। क्लीव्स इजली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट जेल्स का टच जो होता है स्लोप और सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, एकदम साबुन की तरह। ठीक है, क्योंकि उनकी जो लेयर्स है वो क्लीव्स होती है, बहुत स्मूथ होती है। इसका कहाँ यूज़ होता है, ड्राई लुब्रिकेंट मशीन्स में होता है, रनिंग एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ऐसी जगह, ऐसी मशीन्स में होता है जहाँ पे जो ऑयल है उसे लुब्रिकेंट की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है ग्रेफाइट का यूज़ लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है। ठीक है, फिर आता है फुलरीन्स। फुलरीन्स आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज हीलियम और आर्गन। तो फुलरीन कैसे बनता है, ग्रेफाइट को एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाया जाता है, उसमें हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैसेज यानी नोबल गैसेज जैसे हीलियम और आर्गन, तब क्या होता है, फुलरीन का फॉर्मेशन होता है। द सूदी मटेरियल फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ vaporized CN small molecules consist of mainly C60 with a smaller quantity of C70 and traces of fullerene consisting of even number of carbon atoms up to 350 और above। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है मेनली C60 आपको पता होगा, एक एग्जांपल है फ्लोरीन का, और एक होता है C70। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो 350 या उससे ज़्यादा होते हैं। फुलरीन जो है ओनली प्योर फॉर्म कार्बन, इसके अलावा जितने भी कार्बन के फॉर्म पाए जाते हैं वो इम्प्योर होते हैं। फुलरीन का स्ट्रक्चर आपको बुक में अच्छी तरीके से दे रखा हुआ, एक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, इसमें केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। C60 जो मॉलिक्यूल है इसका शेप कैसा होता है, सॉकर बॉल की तरह, यानी फुटबॉल की तरह एक बॉल होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बकमिस्टर फुलरीन। इसमें क्या होता है, 26 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, 12 5 मेंबर रिंग्स होते हैं, यानी जो 6 मेंबर की रिंग है यानी हेक्सागन रिंग जो है वो 20 होती है, 5 मेंबर की जो रिंग है वो 12 होती है। ठीक है, और जो 6 मेंबर रिंग है वो 6 या 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है वो ओनली फ्यूज़ विद 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आप बस नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। जो सारे कार्बन आइटम्स होते हैं फुलरीन में वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जो कार्बन आइटम वो क्या फॉर्म करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बाकी 3 कार्बन के साथ। ठीक है, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और क्या फॉर्म करते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर देते हैं मॉलिक्यूल को। और जो बॉल शेप मॉलिक्यूल बनता है उसमें 60 वर्टिसेस होते हैं, ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन एटम एंड इट ऑल्सो कंटेन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच जो डिस्टेंस है वो 143.5 पिकोमीटर और 138.3 पिकोमीटर है। और जो स्पेरिकल फुलरीन्स होते हैं जो स्पेयर की फॉर्म में होते हैं उनको क्या कहते हैं, बकी बॉल्स कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ग्रेफाइट जो है थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पे जो हमने तीनों पढ़ लिया, हम आगे जो है इंपॉर्टेंट थोड़ी दे रखी हैं बातें वो पढ़ लेते हैं। कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल आर ऑल इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, ये सब क्या है, इन्हीं के इम्प्योर फॉर्म है। फिर 2-3 बातें और दी थी। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो कार्बन ब्लैक है उसको जब हाइड्रोकार्बन्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तब फॉर्म होता है। ठीक है, चारकोल और कोक की कब ऑब्टेन्ड होते हैं, बाय हीटिंग वुड और कोल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो कार्बन ब्लैक है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में फॉर्म होता है, जबकि जो चारकोल और कोक है वो एब्सेंस ऑफ एयर में फॉर्म होता है, कब, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, वुड और कोल को हीट करके। ठीक है, यहीं पे जो हमारा चैप्टर था ये ख़त्म होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने बोरन फैमिली कवर की थी, इस वीडियो में हमने
कार्बन फैमिली का भी कवर कर लिया है। तो ये जो PDF है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।